पॉलिटी का नया सीरीज है आज आप सबके लिए, जिसमें हम विधेयक की बात करेंगे। संसद में ही इसको पढ़ना है और इससे पहले लोकसभा हमने किया है। लोकसभा के बाद हमें राज्यसभा करना था, लेकिन इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ आपके सामने कि लोकसभा से संबंधित जितने भी विधेयकों के कुछ शक्तियाँ हैं जो लोकसभा को विशेष रूप से प्राप्त हैं, उसे भी आप देखते हुए चलें तो बीच में आपको आसानी समझ में आ जाएगा और अंत में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके पास भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, इनसे संबंधित जितने भी प्रावधान होते हैं उनको बिंदुवार क्रमवार तरीके से देखेंगे। इसमें हमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में, उत्तर प्रदेश के स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में हमें अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक आयोग का सबसे मॉडरेट टॉपिक होता है जिससे कि पॉलिटी के क्वेश्चन को बना के प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को भ्रमित किया जाता है। इसलिए इसे ध्यान से देखिए और एक एक क्रम को अपनी नोट्स पे अच्छे तरीके से लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। धन विधेयक क्या होता है उसे देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो ये धन विधेयक है ये वित्त विधेयक के ही 3 प्रकार में से एक प्रकार धन विधेयक है। वित्त विधेयक के 3 प्रकार हैं, जिसमें से एक धन विधेयक है जिसका विवरण संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। वित्त विधेयक एक होता है जिसे अनुच्छेद 117(1) में वर्णित किया गया है और वित्त विधेयक दूसरा होता है जिसे अनुच्छेद 117(3) में वर्णित किया गया है। अभी हम आपको बताएंगे कि वित्त विधेयक प्रथम, वित्त विधेयक द्वितीय का क्या मतलब है, फर्स्ट और सेकंड का क्या मतलब है और 117 के उपबंध 1 में, 117 के उपबंध 3 में इसे रखा गया है, तो इसमें क्या अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद एक बार हम देख लेते हैं। इसके आगे हम दूसरे पॉइंट्स में देखेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या होता है। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और विशेष प्रकार से हम हर पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देखेंगे। धन विधेयक में जब हम आते हैं तो अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन मिलता है। धन विधेयक कहेंगे किसे, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, उसके बारे में हमें डिटेल रूप से समझना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किसी कर या अधिरोपण या परिवर्तन या विनिमय, किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार के कर में कोई योग करना या उस कर में कोई काट छांट करना, किसी कर को बढ़ाना, ये सब धन विधेयक में अनुच्छेद 110 में वर्णित किया गया है। यानी वो धन विधेयक के ही महत्वपूर्ण बिंदु होंगे और उस प्रकार के विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का जब विनिमय करते हैं या उसे ऐड करते हैं, पूरे लेखा जोखा में, राजस्व व्यवस्था में ऐड करते हैं या उसे कटौती के रूप में बाहर करते हैं, उसके लिए अलग से कोई प्रकार का कानून लाने की आवश्यकता होती है। उस धन को हमें गेन करने के लिए, उस धन को प्राप्त करने के लिए, उसका मतलब है यहाँ केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनिमय। ये भी हमारा धन विधेयक के अनुच्छेद में आता है, धन विधेयक के अंतर्गत आता है। इस प्रकार का कोई भी विधेयक आएगा तो उसे हम धन विधेयक कहेंगे। तीसरा, भारत की जो संचित निधि है या आकस्मिकता निधि है, उसमें धन का जमा, निकासी, धन का विनियोग और व्यय में जो व्यय हो रहा है उसकी राशि में वृद्धि करना, इन सभी को हम धन विधेयक के प्रावधान में रखते हैं। इन सभी प्रकार के विधेयक को हम धन विधेयक कहेंगे। इसके आगे हम देखेंगे तो लोकसभा में सबसे बड़ी शक्ति क्या है कि धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष को धन विधेयक में सबसे पावरफुल माना गया है। आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसमें राज्यसभा की, धन विधेयक में राज्यसभा की उतनी, जितना धन लोकसभा का भूमिका है उतना ही राज्यसभा की भूमिका इसमें नहीं है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझिएगा। अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है धन विधेयक पे। दूसरा, संविधान में जो संशोधन की विशेष प्रक्रिया है धन विधेयक से संबंधित, वो विशेष प्रक्रिया है। साधारण संशोधन के अनुसार इसका हम प्रावधानित नहीं करते हैं। यानी किसी भी धन विधेयक में अगर कोई संशोधन करना है हमें तो उसके लिए हम संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया से गुजरेंगे। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ के रखेंगे। कूट वाले प्रश्नों में आपको मिलेगा निम्नलिखित में से किसमें संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया का पालन या अनुपालन किया जाता है, तो आप याद रखें धन विधेयक में किया जाता है। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, इनको भी अभी हम समझेंगे, इन्हें भी अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। साधारण विधेयक और धन विधेयक में सबसे स्पष्ट अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक को आप लोकसभा में पहले पेश करें या राज्यसभा में, वो आपके ऊपर है। इसे या तो मंत्री के द्वारा या तो गैर सरकारी सदस्य के द्वारा, दोनों में से किसी के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। इस बात को याद रखेंगे। यह बिना राष्ट्रपति के पुनः स्थापित हो सकता है, बिना राष्ट्रपति के अनुशंसा के भी इसको लाया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है। यानी इसमें राज्यसभा को पावर है साधारण विधेयक में उसे संशोधित कर दे या तो उसे अस्वीकार कर दे।
राज्यसभा अधिकतम इसे अपने पास 6 माह तक रोक सकती है, किसे? साधारण विधेयक को। इस बात का आपको रखना है कि इसमें भूमिका में देखेंगे तो राज्यसभा की भूमिका अधिकतम बराबर की आपको दिखेगी। इसके बाद इसे इस दोनों सदन के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। दोनों सदन में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। आप याद रखें, दोनों में एक कॉमन चीज क्या है? साधारण विधेयक में भी और धन विधेयक में भी यदि कोई विधेयक में ऐसा होता है कि किसी एक सदन के द्वारा अस्वीकृति या असहमति का स्थिति बनता है, असहमति की स्थिति व्याप्त होती है, तो हम क्या करते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसके लिए दोनों सदन को एक साथ बुलाने की शक्ति रखते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, धन विधेयक साधारण विधेयक दोनों में। आइए धन विधेयक को देखेंगे। इसे हम केवल लोकसभा में सबसे पहले पेश करते हैं। इसे मंत्री के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, गैर सरकारी सदस्य के द्वारा नहीं, याद रखिएगा। यानी कोई भी सरकारी सदस्य इसे साधारण विधेयक को ला सकता है, लेकिन धन विधेयक को केवल संबंधित मंत्री ही लाते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई संशोधन या इसमें अस्वीकृति प्राप्त नहीं होती है। इसमें राज्यसभा की भूमिका यहाँ पे समाप्त की गई है, ये आप देख सकते हैं। इसे राज्यसभा में अगर अधिकतम राज्यसभा भेजना तो है ही, तो अधिकतम राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है, इतना पावर है केवल राज्यसभा के बाद। इसे लोकसभा में पारित के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा में इसे पास किया जा सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये साधारण विधेयक, धन विधेयक को आप स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इससे संबंधित आपको कूट वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा और लोकसभा में जब पास होता है तो उसमें किस प्रकार से कार्य होती है उसके बारे में हमने आपको विवरण दिया। अब हम देखेंगे इन दो वित्त विधेयक का क्या मतलब है। एक जो आपका वित्त विधेयक एक है, इसमें राष्ट्रपति के सहमति के बाद, यानी 117(1) वाला राष्ट्रपति के सहमति के बाद इसे पेश किया जाता है, और अन्य मामलों में ये एक वित्त विधेयक भी कहलाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार साधारण विधेयक है। राज्यसभा द्वारा स्वीकार और इसे अस्वीकार दोनों किया जा सकता है। वित्त विधेयक एक को राज्यसभा द्वारा स्वीकार और अस्वीकार दोनों किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का इस पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति के पास संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्राप्त है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब धन विधेयक 2 में आते हैं, जो अनुच्छेद 117(3) के अनुसार है, तो इसमें आपको ये देखना है कि ये अनुच्छेद वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(3) जो है ये समान रूप है अनुच्छेद 110 के प्रकार, मतलब धन विधेयक का ही एक दूसरा रूप है जिसे हम जानते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया में जब भी आप देखेंगे तो 117(3) जो है वो धन विधेयक का ही समानांतर रूप माना जाता है। इन्हें राष्ट्रपति और संसद के किसी प्रकार से जो भी हमें अनुशंसा लेनी है उसके लिए लोकसभा की भूमिका इसमें आ जाती है। यानी इसमें धन विधेयक जो पहला वाला है और दूसरा वित्त विधेयक है, ये समान रूप से एक साथ आते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। आपसे विशेष प्रकार से प्रश्न केवल धन विधेयक से आता है। धन विधेयक में राष्ट्रपति को भी थोड़ी सी शक्ति इस प्रकार से दी गई है जिसमें वो स्वीकृति दें तो ठीक है, नहीं स्वीकृति दें तो भी उनसे स्वीकृति प्राप्त लोकसभा करता है। लोकसभा की भूमिका स्पष्ट रूप से धन विधेयक पे अत्यधिक माना जाता है। इसलिए माना जाता है, उसके पीछे मेंस लेवल में अगर मेंस लेवल में कंटेंट या उसका जो आप उपसंहार या कंक्लूजन लिखने की कोशिश करेंगे तो इसलिए माना जाता है। लोकसभा को पावरफुल इसलिए बनाया गया धन विधेयक में क्योंकि धन विधेयक में जो व्यय या राशि या खर्चों, जो जनता के खर्चों की बात होगी, जनता के पैसों की बात होगी, वो केवल जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं उनके हाथ में, उनके स्वविवेक, उनके विवेक से होना चाहिए। ऐसा संविधान में वर्णन रखा गया है कि जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति यानी सांसद लोकसभा के होते हैं, उन्हें उस अधिकार को दिया जाए जो कि समझा जाए कि जनता के द्वारा ही उन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। उन चीज़ों को मतलब एक सांसद का मन या सांसद का विवेक को जनता का विवेक ही माना जाता है, इसलिए लोकसभा को इसमें पावरफुल रखा गया है। राज्यसभा में राज्यों से चुन के आए हुए राज्यसभा के सांसद होते हैं, इसलिए वहाँ अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है, इसलिए राज्यसभा को इसमें भूमिका में कम दिया गया है या उनकी भूमिका को कम रखा गया है। स्पष्ट रूप से आपको इस पूरे टॉपिक को समझ लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। धन विधेयक और साधारण विधेयक में अलग से जब हम विधेयक की बात करेंगे, कौन से विधेयक कब आए हुए हैं, किस तरह का विधेयक में संशोधन प्रक्रिया लाया जाता है, कैसे उसे पास कराया जाता है, कितना बहुमत की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें हम उस समय देखेंगे जब हम विधेयक अलग से पढ़ेंगे और उनमें सभी प्रकार के विधेयकों को देखेंगे, जिसमें हम आपको जीएसटी भी बताएंगे। जीएसटी संबंधित जितने प्रावधान है वो सब आपको सॉल्व करके बताएंगे कि उसमें जीएसटी लाना अच्छा रहा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक था या
बेनिफिट हुआ, उन सभी बिंदुओं को हम देखेंगे। क्योंकि आप एक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या प्रतियोगी परीक्षा के एस्पिरेंट हैं, तो आपको हर प्रकार से अपने सोच विचार को डेवलप करके रखना होगा। कभी न कहीं आपसे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए हर टॉपिक पे। तो आप इसे तैयार कर लें, फिर हम आगे आपको राज्यसभा संबंधित वीडियो अवेलेबल कराएंगे और 7:30 बजे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाता है, आपको पता ही है। उसके बाद आप उनको जितने भी नोट्स को पॉइंट टू पॉइंट बनाते हुए अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिए और आपको सफलता 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। और सफलता के बाद जो आपको खुशी होगी, वो खुशी आप बहुत ही अच्छे तरीके से फील करेंगे। अभी आपका संघर्ष मैं देख रहा हूँ, आपका संघर्ष महसूस कर रहा हूँ। अपने संघर्ष में लगे रहिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है और फिर नेक्स्ट वीडियो में राज्यसभा में मिलते हैं। धन्यवाद।